हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शीत युद्ध और शीत युद्ध का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, परिदृश्य, उपकरण और चुनौतियाँ। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं। अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र है। और दूरी राष्ट्र है जर्मनी, जापान, इटली। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और उन परमाणु बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए। जापान ने घुटने टेक दिए। आगे है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग 19 अक्टूबर 1945 को जॉर्ज ऑरविले ने अपने लेख एटॉमिक बम में किया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग 1945 में जॉर्ज ऑरविले ने अपने लेख एटॉमिक बॉम्ब में किया, परंतु इसे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अप्रैल 1947 में बर्नार्ड बारूस लेकर आए। यह वाल्टर लिपमैन की एक पुस्तक है कोल्ड वार, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे है शीत युद्ध को शस्त्र सज्जित शांति का युग, स्नायु युद्ध, वैचारिक संघर्ष, वाक युद्ध, कूटनीतिक युद्ध, सैनिक प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कहते हैं। किसको? शीत युद्ध के ये अन्य नाम है। शीत युद्ध को शस्त्र सज्जित शांति का युग भी कहते हैं, क्योंकि शीत युद्ध वास्तविक रूप से लड़ा गया युद्ध न होकर यह एक मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध था। शीत युद्ध कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। आगे है नोट लगा के लिखा हुआ है महाशक्तियाँ शब्द का प्रथम प्रयोग विलियम फोक्स ने 1944 में किया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने कहा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। अगला कथन है पंडित नेहरू का, दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ये कहा था पंडित नेहरू ने। और पंडित नेहरू का अगला कथन है शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। ये तीनों कथन पंडित नेहरू के हैं शीत युद्ध के संबंध में। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द कोल्ड वार एज हिस्ट्री। ये पुस्तक है लुई हाले की। आगे देखते हैं चर्चिल का फुलटन भाषण। दोस्तों, चर्चिल ने फुलटन भाषण 5 मार्च 1946 को दिया और इस भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें चर्चिल ने साम्यवाद के खतरे संबंधी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया। चर्चिल ने कहा कि महाद्वीप में एक फौलादी दीवार या लोहे का पर्दा खड़ा कर दिया गया है। इस भाषण में चर्चिल ने कहा कि स्वतंत्रता की दीपशिखा को हम बुझने नहीं दे सकते। ये कहा था उसने 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण में। आगे है 12 मार्च 1947 का
ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947। साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए यूनान, टर्की, ईरान को साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने के लिए अमेरिका इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया, ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947 को। इसके बाद है मार्शल योजना 23 अप्रैल 1947 को। पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु इस योजना ने अमेरिका की साम्यवाद के अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता प्रदान की। अब मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? मार्शल योजना का उद्देश्य था साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना, मतलब साम्यवादी गुट में जाने से रोकने के लिए। अब है बर्लिन की नाकाबंदी 1948 में की गई और सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। दोस्तों, एग्जाम में शीत युद्ध से संबंधित घटनाओं का क्रम पूछा जाता है, तो मैं आपको क्रमानुसार शीत युद्ध से संबंधित सभी घटनाओं का क्रम बता रहा हूँ। आगे है जर्मनी का विभाजन 1949 में हुआ। इसके बाद है नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसमें वर्तमान में 30 देश है। 30वां देश मैसेडोनिया बना, जो 2019 में बना था। ब्रुसेल संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह अमेरिका की एक सैनिक संधि है। और जो नाटो है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई। कोरिया युद्ध या कोरिया संकट हुआ था 1950 से 1953 तक। और इस कोरिया युद्ध में यूएनओ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित किया। शीत युद्ध से संबंधित अगली घटना है अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि की गई 1951 में। इसके बाद है सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण, जो प्रथम परीक्षण था सोवियत संघ रूस का, ये 1953 में किया गया। इसके बाद है वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप 1954 में किया गया। इसके बाद है सीटो की स्थापना 8 सितंबर 1954 को की गई। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सीटो का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना। इसके बाद है सीटो के बाद है सेंटो या बगदाद समझौता। सेंटो या बगदाद समझौता। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शीत युद्ध से संबंधित अगली घटना है वार्सा पैक्ट। इसकी स्थापना की गई थी 4 मई 1955 को। सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। और वार्सा पैक्ट की स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य था साम्यवाद और पूंजीवाद के आक्रमण को रोकना। यह नाटो का जवाब था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा नाटो की स्थापना की गई। और इसी के जवाब में, इसी के उत्तर में या इसी का जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट की स्थापना की। दोस्तों, उस समय सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों सबसे बड़ी महाशक्ति थी।
शीत युद्ध से संबंधित अगली घटना है 1956 का स्वेज संकट और 1956 की घटना है हंगरी में सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दोस्तों, ये मेरे द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स है। शीत युद्ध से संबंधित अगली घटना है आइजनहोवर सिद्धांत, जून 1957। ये क्या है देखते हैं। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता करेगा। आइजनहोवर ने डोमिनो सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। आइजनहोवर अमेरिका का राष्ट्रपति था। इसने डोमिनो सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इसके बाद आगे देखते हैं U-2 विमान कांड। ये 1960 में हुआ था। अमेरिका का जासूसी विमान सोवियत सीमा पर जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अब है शीत युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्यूबा का मिसाइल संकट। 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1962 में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल क्यूबा में तैनात कर दी ताकि अमेरिका का क्यूबा में प्रभाव रोका जा सके। अमेरिका ने क्यूबा में मिसाइल घेरे का विरोध किया। आगे है 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स अभियान। शीत युद्ध के इतिहास में क्यूबा का संकट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। और आपको ये भी याद रखना है कि 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित अभियान था बे ऑफ पिंक्स अभियान। आगे देखते हैं, यह है दितांत। दितांत का मतलब है तीसरा चरण। शीत युद्ध का तीसरा चरण जिसे दितांत कहते हैं। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। तनाव में शिथिलता का मतलब ये हुआ कि 1962 के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध संघर्ष में शिथिलता आई, मतलब तनाव कम हुए। आगे PTBT, इसका पूरा नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये 1963 में हुई थी। ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा समुद्र में परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि की और इस संधि का नाम है PTBT। आगे है हॉटलाइन समझौता। ये 1963 में हुआ था। मॉस्को और वाशिंगटन के बीच रेडियो और टेलीविज़न के लिए सीधा संपर्क करने के लिए हॉटलाइन समझौता 1963 में हुआ। शीत युद्ध से संबंधित अगली घटना है परमाणु अप्रसार संधि। ये 1968 में हुई। अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद है मॉस्को बोन समझौता 1970 में हुआ। इसके बाद है बर्लिन समझौता, ये 1971 में हुआ। और अगली घटना है 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत, ये 1972 में आया। अभी हमने देखा था शीत युद्ध का तीसरा चरण जिसे दितांत कहा जाता है। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। अब है चौथा चरण। शीत युद्ध का चौथा चरण 1974 में, इसे दूसरा या नया शीत युद्ध भी कहा जाता है। जॉन गिटिंग्स और हेलिडे इस दौर को नया शीत युद्ध का नाम देती हैं।
किस दौर को? शीत युद्ध के चौथे चरण को। जॉन गिटिंग्स और हेलिडे इसे नया शीत युद्ध का नाम भी देते हैं। आगे देखते हैं कि शीत युद्ध के चौथे चरण में क्या हुआ था। 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से महाशक्तियों के मध्य फिर से तनाव में वृद्धि हुई तथा नव शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसे कहते हैं दूसरा या नया शीत युद्ध, जो शीत युद्ध का चौथा चरण था। शीत युद्ध का अंत 1985 से 1991, 1985 से 1991 के बीच शीत युद्ध का अंत हुआ। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था, मतलब बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था 9 नवंबर 1989 को। आगे देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 में हुआ, जिसके साथ ही यूरोप से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आगे है वार्सा तथा नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए नवंबर 1990 में। इसके बाद है वार्सा पैक्ट की समाप्ति। वार्सा पैक्ट की समाप्ति 1 जुलाई 1991 को की गई थी। मैंने आपको बताया था कि 1955 में सोवियत संघ के द्वारा नाटो के जवाब में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी और इस वार्सा पैक्ट को 1 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया। आगे है 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। इसी के साथ ही सोवियत संघ का अंत हुआ और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। दोस्तों, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति का प्रतिपादन किया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त की नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। इसी के साथ ही सोवियत संघ का अंत हुआ और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसी के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहते हैं? तो शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। और शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल है। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1990 के दशक में इराक ने कुवैत पर हमला किया, तब यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले यूएनओ के लिहाज में यह नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है।
प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। यूएनओ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान था। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध है प्रथम खाड़ी युद्ध से। आगे देखते हैं, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने। जॉर्ज बुश प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए। और कौन बने? बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया, जिसके तहत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकवाद के विश्वव्यापी अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के विरुद्ध था जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और तालिबान शासकों को बनाया गया। तालिबान मतलब अफगानिस्तान को बनाया गया। अमेरिका ने 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका की अगुवाई करने वाला कोलिशन ऑफ विलिंग्स था, मतलब आकांक्षियों का महाजोड़। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत इराक पर सैन्य हमला किया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, परमाणु छाता या न्यूक्लियर अम्ब्रेला किसे कहते हैं? परमाणु हथियारों से विनाश की चिंता के कारण ही यह अवधारणा सामने आई, जिसमें गैर परमाणु राज्यों की सुरक्षा की परमाणु शस्त्रों से युक्त राज्यों द्वारा गारंटी देना। मतलब परमाणु छाता का मतलब है कि जो राज्यों का मतलब है जो देश परमाणु शस्त्रों से सज्जित है, वो क्या करेंगे? जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनकी रक्षा करेंगे। मतलब परमाणु हथियारों से विनाश की चिंता के कारण ही यह अवधारणा सामने आई, जिसमें गैर परमाणु राज्यों की सुरक्षा की परमाणु शस्त्र से युक्त राज्य द्वारा गारंटी देना। मतलब गैर परमाणु राज्य का मतलब है कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? परमाणु शस्त्रों से युक्त राज्य उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।